बच्चों, आज कक्षा 9th में विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसका उपविषय है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसका चौथा पार्ट है सामाजिक विज्ञान का, यानी सोशल साइंस का चौथा पार्ट इकोनॉमिक्स अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। इसके बारे में हम आपको पाठ 1 के अंतर्गत एक बड़ी रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं और जिसका नाम है पालमपुर की कहानी। तो पालमपुर गांव की जो कहानी है ये बड़ी रोचक है और सभी के लिए सुनने में बड़ा अच्छा लगेगी। रोज़मर्रा की बातें इसमें आती हैं। जैसा कि हम गांव में रहते हैं तो हम गांव के जीवन से ज़्यादातर परिचित हैं। सभी बच्चे ज़्यादातर गांव के ही हैं। जो बच्चे अब भले ही शहर में रह रहे हैं किंतु वह उनका लिंक जो है या उनके माता पिता गांव में ही रहते थे। धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे गांव से शहर आ गए। यहाँ पर किराए पर रहते हों या फिर अपना मकान बना कर रहते हों, यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए वो गांव से नगर में आ गए। जैसा कि हम जानते हैं आजकल नगरीकरण अधिक हो रहा है, तो इसी उद्देश्य से इस पाठ का जो नाम है पालमपुर गांव की कहानी, इससे हमें कुछ सीख मिलेगी और जो अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में उतारनी भी हैं। तो ये अर्थशास्त्र का जो पाठ 1 है, इसमें पालमपुर गांव से संबंधित वहाँ की सारी बातें बताई जाएंगी। आप ध्यानपूर्वक कहानी के रूप में सुनेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। शुरू में पालमपुर गांव के संबंध में मैं आपको कुछ परिचय देता हूँ। पालमपुर गांव रायगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कुल 450 परिवार रहते हैं, जिनमें 80 परिवार उच्च जाति से हैं और शेष पूरी जनसंख्या का 1/3 भाग दलित वर्ग से आता है, अनुसूचित जाति से आता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 75% लोग खेती का कार्य करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं गांव में खेती का काम अधिक होता है, तो इस गांव में पहले की तुलना में अधिक लोग किसान हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के अथक प्रयास के बाद गांव में जो बंजर भूमि थी, जिस पर खेती नहीं होती थी, उस पर खेती की जाने लगी है। आधुनिक नियंत्रणों द्वारा, मशीनों के द्वारा खेतों को समतल बना करके उनमें उर्वरक रासायनिक पदार्थों को डालकर जैविक खाद के द्वारा, गोबर की खाद के द्वारा, हरी खाद के द्वारा उनको उपजाऊ बनाया गया है और उसमें खेती की जाने लगी है। इसीलिए इस गांव के 75% लोग खेती के कार्य में लगे हैं। शेष 25% लोग अन्य विनिर्माण उद्योगों में व्यस्त हैं, जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, दुकानदारी। अब दुकानों पे अनेक प्रकार के सामान मिलते हैं, जिनमें घरेलू संबंधित बातें, जो घरेलू संबंधित वस्तुएं हैं, साबुन, तेल, नमक, मिर्च, मसाले आदि जो वस्तुएं हम रोज़मर्रा प्रयोग में लाते हैं, वह दुकानों से हम प्राप्त करते हैं। उसके अलग कुछ लोग परिवहन के साधनों में भी लगे हुए हैं। परिवहन के साधनों में विशेष रूप से भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी आते हैं, जो चारा लाने के काम आते हैं। खेतों से चारा लाते हैं, अनेक प्रकार की जो किसान घास
इकट्ठी करते हैं उनके चारे के रूप में। ज्वार बाजरे की कड़बी को लाते हैं और उसके चारे के रूप में इकट्ठा कर घर को लाते हैं और उसे वो पशुओं को खिलाते हैं। तो इस प्रकार से भी कुछ अन्य साधन, साइकिल, मोटरसाइकिल, जीप, कार, ट्रक आदि साधन भी हमारे इस पालमपुर गांव में पाए जाते हैं, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए वहाँ के लोग जो बिजनेस करते हैं उससे कुछ धन अर्जन करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। तो इस प्रकार पालमपुर गांव का ये मैंने आपको संक्षिप्त परिचय दिया। अब इसके बाद में इसी गांव के परिचय के बाद खेती से संबंधित उत्पादन का संगठन, यानी उत्पादन का संगठन, जब हम कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक साधनों द्वारा या मानव निर्मित वस्तुओं के द्वारा उन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनके बदले में सेवाएं करते हैं, तो इस प्रक्रिया को उत्पादन का संगठन कहते हैं। औद्योगिक इकाइयों में लोग काम करते हैं, सेवा देते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य औद्योगिक इकाइयों में अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। उनके लिए हमें कुछ कारक जो इसके बारे में उत्पादन के लिए सहयोगी कारक होते हैं उनके बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो पहला कारक है भूमि, यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें भूमि की विशेष आवश्यकता होती है। खेती करते हैं तब भी, कोई औद्योगिक इकाई कारखाना लगाते हैं तब भी भूमि की आवश्यकता पड़ती है, यानी कोई भवन बनाते हैं तब भी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। कुल मिलाकर के भूमि हमें आवश्यक कारक के रूप में विद्यमान मिलती है, यानी मिलती है या प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ भूमि में हम जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं उनमें है सबसे मुख्य जल, दूसरा प्राकृतिक वनस्पति और तीसरा है खनिज। तो जल हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से वर्षा के रूप में, दूसरा नदियों के द्वारा, और भूमिगत जल जो पीने के काम आता है। ऐसा भूमिगत जल भी जिसे मृदुल जल कहते हैं, जो हमें पीने का आता है, ज़मीन के अंदर से, परतों के अंदर से बोरिंग के द्वारा हम निकलवाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो ये, और प्राकृतिक वनस्पति यानी जो बिना बोए अपने आप पेड़ पौधे उगाते हैं वनों में और वो बड़े हो जाते हैं, उस लकड़ी का प्रयोग हम करते हैं, उससे प्राप्त फलों का प्रयोग करते हैं, उनसे प्राप्त कुछ औषधियाँ भी बनाते हैं। जो वनों के प्राकृतिक पौधे होते हैं उनसे कुछ दवाइयाँ यानी औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति और जल और खनिज। खनिज का मतलब जो जमीन से हम अनेक प्रकार के खनिज खोदते हैं, जिसमें सोना, चांदी, अभ्रक, मैंगनीज, चूना आदि अनेक प्रकार के खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब खनिज पाए जाते हैं जो जमीन के अंदर से खोद के निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भूमि के अंतर्गत तीन प्रकार की मैंने बातें बताई आपको प्राकृतिक रूप से जो हम ग्रहण करते हैं। अब दूसरा मुख्य कारक है श्रम। अब श्रम क्या है? मनुष्य अपनी मेहनत से जो काम करता है तो उसकी की हुई मेहनत को श्रम कहते हैं। जैसे फैक्ट्री में या मिलों में मनुष्य काम करता है, 8 घंटे की ड्यूटी करता है, तो उसके बदले में जो सेवा देता है 8 घंटे की, जो वहाँ कार्य करता है, उसके बदले में उसे कुछ नगद राशि प्राप्त होती है। उसको हम उस व्यक्ति का श्रम कहते हैं। इसी प्रकार से
गांव में कुछ अभी भी ऐसी प्रथा है कि नगद राशि न लेकर के अपने खाने पीने के लिए, जो खेती में काम करते हैं, तो खाने के लिए गेहूं, चावल आदि खाद्यान्न हम उसके बदले में लेते हैं, अपने श्रम के बदले में, मेहनत के बदले में, जो हमारे खाने के काम आता है। तो उसे भी हम श्रम के बदले में प्राप्त पूंजी कहेंगे। वो नगद पूंजी नहीं है, तो खाद्यान्न के रूप में वो हमें सहायता प्रदान करती है। ऐसी पूंजी है जो हमें हर समय काम आती है। नगद राशि जो हम प्राप्त करते हैं उससे भी वस्तुएं खरीदते हैं, तो इसलिए वो गांव में वस्तुएं न खरीद कर वो सामान जिसे हमें ज़रूरत होती है वो श्रम के बदले में ले लेते हैं। तीसरा कारक है भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी के अंतर्गत 3 प्रकार की पूंजी आती हैं। पहली पूंजी आती है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी में 2 चीज़ आती हैं, कच्चा माल और नगद मुद्रा। अब कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल वो होता है जैसे कि सूती कपड़ा बनाने के लिए कपास से बना हुआ सूती धागा, जैसे बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के पास मिट्टी, चिकनी मिट्टी, तो कुम्हार के लिए चिकनी मिट्टी ये आपका, और सूती कपड़े के लिए कपास के द्वारा बनाया गया सूती धागा, ये सब कच्चा माल कहलाता है। ऐसे अनेक प्रकार के कच्चे माल जिनके द्वारा अनेक वस्तुएं बनाते हैं, वो तो उस कच्चे माल से जो बनी वस्तुएं होती हैं उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो वो कच्चा माल कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से नगद मुद्रा। अब हम नगद मुद्रा जो प्राप्त करते हैं परिश्रम के द्वारा, ड्यूटी करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में करें, स्कूल में करें या अन्य विभाग में काम करें, सभी के माता पिता, भाई, बड़े बहन, बड़े भाई काम करते हैं और वो उस परिश्रम के बदले में नगद मुद्रा नहीं, नगद राशि, धन राशि प्राप्त करते हैं, जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजारों से आवश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक इसका दूसरा भाग है स्थायी पूंजी। अब स्थायी पूंजी क्या होती है? स्थायी पूंजी में वो होता है जैसे कि औजार। अब औजार क्या होते हैं? जैसे किसान के पास हल, वो उसका औजार है। ट्रैक्टर, ये मशीनों में आ गया, ट्रैक्टर मशीन है उसके पास, वो भी स्थायी है। इसी प्रकार से जितने भी मशीनरी होती है, चाहे वो छोटी मशीनरी हो या बड़ी, वो किसान के काम की मशीनरी है, तो उसके लिए वो औजार है। कार्बाइट है, थ्रेशर है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, तो ये सब मशीनें, ये भी स्थायी पूंजी है। इसके साथ साथ भवन, यानी हम जो मकान है हमारे पास, जो ईंट और सीमेंट से बना होता है, कुछ के घर अभी भी कच्चे होते हैं, फूस से बने होते हैं या कच्ची मिट्टी से बने होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा भवन है, वो मकान है, झोंपड़ी है, वो भी हमारी स्थायी पूंजी में आती है, जिसमें हम हर समय जाड़ा, गर्मी और बरसात को बिताने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से उससे आगे आता है तीसरा पॉइंट, मानव पूंजी। मानव पूंजी वो पूंजी है जिसमें मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है। जैसे अभी ताज़ा उदाहरण ये है कि अब लॉकडाउन के द्वारा या कोविड-19 के द्वारा विद्यालय बंद चल रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, किंतु अभी विद्यालय नहीं खुले। तो उसके लिए मनुष्य ने ज्ञान के द्वारा इस प्रकार की योजनाएं बनाई कि छात्र और छात्राएं
घर बैठे ही इंटरनेट की सहायता से अपने मोबाइल के द्वारा शिक्षकों द्वारा दिया गया ज्ञान घर बैठे ही प्राप्त करते हैं। तो ये मनुष्य का ज्ञान हुआ, एक योजना हुई। उसके साथ साथ उद्यम यानी परिश्रम। तो मनुष्य अपने प्रतिभा को बढ़ाने के लिए घर बैठे भी ज्ञान के द्वारा और नए नए उद्यमों को अपने विचारों में लाते हैं और उनको लागू करते हैं। इसका हम ताज़ा उदाहरण आपको दिया। ठीक इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं। ये जो पालमपुर गांव है, इसमें खेती किस प्रकार से होती है। तो खेती के बारे में जब हम बताएंगे कि पालमपुर में जो खेती होती है, वहाँ पर 75% लोग पालमपुर में खेती का कार्य करते हैं। शेष 25% लोग जो बचे, वे अपना विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या परिवहन के साधनों में अपना समय व्यतीत करते हैं, उनसे पारिश्रमिक कमाते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। यानी इनको हम गैर कृषि कार्य के अंतर्गत भी इनको हम रख सकते हैं। तो कृषि कार्य में हम वहाँ के बारे में, पालमपुर गांव के बारे में बता रहे हैं। तो वहाँ पर 3 प्रकार की कृषि होती है। फसलें 3 बार बोई जाती हैं। पहले समय में एक ही फसल होती थी, क्योंकि मनुष्य के पास नई तकनीक नहीं थी। धीरे धीरे हरित क्रांति के द्वारा, जो कि 1960 के अंतिम उत्तरार्ध में यानी 1966 और 67 में हमारे देश में हरित क्रांति आई। और उस हरित क्रांति के द्वारा नई नई तकनीकें, नए नए मशीनें, नए नए तकनीकी बीज, जिनको हम HYV बीज कहते हैं, जो आगे बताऊंगा, तो उनका विकास किया गया और नई तकनीकी द्वारा खेती को उन्नत बनाया गया। तो इस प्रकार से बहुविध फसल प्रणाली में मैं आपको बताता हूं कि एक से अधिक फसल बोना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। एक से अधिक फसल। तो पहली फसल बोई जाती है बरसात में। पालमपुर गांव में पहली फसल बरसात में बोई जाती है, जिसमें ज्वार बाजरा बोया जाता है और वो पशुओं को खिलाने के काम चारे के रूप में आता है। दूसरी फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है, जिसको कहते हैं आलू की खेती, जो पहले नहीं होती थी, किंतु आधुनिक तकनीक के द्वारा अब दूसरी फसल अक्टूबर से दिसंबर तक आलू की खेती की जाती है, जो हमारे खाद्यान्न का एक मुख्य भाग बन गई है। आजकल सब्जियों में आलू को सब्जियों का राजा कहते हैं, जैसे फलों में आम को फलों का राजा कहते हैं। अब इस समय हम आम की देख रहे हैं, चारों तरफ आम ही आम बिक रहा। तो आम बड़ा प्रिय फल है और फलों का राजा है। ऐसे ही खाद्यान्न में, सब्जियों में आलू को भी सब्जियों का राजा मानते हैं। तो आलू की खेती अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में हो जाती है। उसके बाद दिसंबर के महीने में शीत ऋतु में गेहूं की खेती की जाती है, जो हमारे देश का प्रमुख खाद्यान्न है। तो इस प्रकार से पालमपुर गांव में 3 प्रकार की खेती मैंने आपको बताई। ठीक इसके बाद खेती की आधुनिक विधि। आधुनिक विधि में हरित क्रांति के द्वारा 1966-67 में हमारे देश में हरित क्रांति आई, जिसके द्वारा पुराने रीति रिवाज की जो कृषि होती थी उसको बदल करके परिवर्तन किया गया और आधुनिक नई तकनीकी के द्वारा, हरित क्रांति के द्वारा फसलों में वृद्धि कैसे की जाए, उन नियमों को लगाया गया, जिसमें आधुनिक मशीनों के द्वारा, आधुनिक रासायनिक उर्वरकों के द्वारा और आधुनिक HYV बीजों के द्वारा खेती का विकास किया गया। अब आप कहेंगे कि HYV खेती क्या है, बीज कौन से हैं? तो HYV बीज वो हैं जिन्हें सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है और जो पहले की तुलना में अधिक पैदावार देते हैं। जैसे पालमपुर गांव में पहले 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम अनाज पैदा होता था, किंतु नई तकनीक के द्वारा जब हरित क्रांति के द्वारा खेती की गई तो उसकी जगह वो 1 हेक्टेयर में 3200 किलोग्राम यानी 32 कुंटल
पैदावार हुई, यानी दुगनी से भी अधिक हो गई। तो ठीक इसी प्रकार से पालमपुर में भी नई तकनीकी का विकास हुआ और नई नई वैरायटी के बीज, जिनको हम HYB बीज की संज्ञा देते हैं, और वो बोए गए। उर्वरक रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, जैविक खादों का प्रयोग किया गया, नई नई मशीनों का प्रयोग किया गया। जैसे ट्रैक्टर पहले नहीं था, हल से ही जोतते थे, अब ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया, रूटर वेटर आ गया, समतल करने के यंत्र आ गए, गन्ना बुवाई की मशीन आ गई, आलू बुवाई की मशीन आ गई। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार का मशीनरी युग आ गया, जो हमें पश्चिम देशों से प्राप्त हुआ। सबसे पहले हमारे देश में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तकनीकी का विकास हुआ। धीरे धीरे इन प्रदेशों से यह अन्य प्रदेशों में चला गया और धीरे धीरे शिक्षा के केंद्र बने और नई तकनीकी का विकास आगे बढ़ता रहा। ठीक इसी प्रकार से भूमि की उत्पादन क्षमता। अब हम एक दूसरा पहलू देखते हैं कि हमने HYB बीजों के द्वारा अनेक प्रकार की तकनीकी का विकास तो किया, किंतु हमने अपने पर्यावरण को प्रदूषित भी किया है और भूमि की उर्वरा शक्ति को कम भी किया है। जैसे हम आज देखते हैं, अनेक किसान अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और दवाइयों का प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे उनका अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है और हमारे जल में प्रदूषण हो रहा है। तो इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना भी जरूरी है। तो इसका उचित मात्रा में प्रयोग करना ही अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे हम आगे के लिए भविष्य को भी सुधार लेंगे। ठीक उसके बाद में है भूमि का वितरण। पालमपुर गांव में भूमि का वितरण 3 प्रकार से किया गया है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि ही नहीं है। वो दूसरों के भूमि पर खेती करते हैं या उनके यहाँ अपना मेहनत करके परिश्रम करते हैं, यानी नौकरी करते हैं और उससे अपना परिश्रम कमाते हैं। दूसरा है, ऐसे परिवार 240 हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि पाई जाती है। ऐसे 240 परिवार रहते हैं और शेष 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि से अधिक भूमि है और कुछ ऐसे भी उनमें हैं जिनमें 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले भी पाए जाते हैं। तो ठीक 450 परिवारों का 3 प्रकार से वितरण किया गया। 150 परिवार भूमिहीन, 240 परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि और 60 परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पाई जाती है। इस प्रकार भूमि का वितरण यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं खेती से दूसरी क्रियाएं, जिनको हम कहते हैं गैर कृषि पारंपरिक क्रियाएं। पालमपुर गांव में गैर कृषि पारंपरिक क्रियाओं के द्वारा भी लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो आती हैं विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत, जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, दुकानदारी। दुकानदार अपनी दुकानें करते हैं और रोज़मर्रा की वस्तुएं जो हमारे काम आती हैं उनसे वो खरीदते हैं। तो वो दुकान हमें गांव में प्राप्त है, गांव से सामान उपलब्ध हो जाता है, साबुन, तेल, नमक, मिर्च, मसाले, जो आदि वस्तुएं हम रोज़ प्रयोग करते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, बिस्कुट आदि है। तो ये दुकानदार अपना काम करते हैं, उन पे खास खेती नहीं है तो दुकानदारी कर लेते हैं। मुर्गी पालन कर लेते हैं तो उनसे अपना परिश्रम कर लेते हैं, मत्स्य पालन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो परिवहन के साधनों में व्यस्त हैं, जैसे कि वो अपनी बैलगाड़ी चलाते हैं तो चारा ले आते हैं, भैंसा गाड़ी से भी चारा ले आते हैं। कुछ अपना अन्य वजन ढोते हैं, जैसे रेत ले आते हैं उसे बेच देते हैं, ईंटें ले आते हैं उन्हें बेच देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इससे अलग भी कुछ साधन हैं। इस गांव में कार भी हैं, जीप हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रक भी हैं। जो बड़े बड़े किसान उनके पास ट्रक भी हैं। तो ये परिवहन के साधनों के द्वारा भी इस गांव में 25% लोग दुकानदारी या विनिर्माण के जो गैर कृषि कार्यक्रम में विनिर्माण उद्योग आते हैं वो सब काम अपना जीवन यापन करते हैं।
और इस प्रकार से गैर कृषि क्रियाओं के द्वारा अपना कार्य करते हैं। अब इस गांव के अंतर्गत मैं आपको छोटी सी 2-3 बातें और बताऊंगा कि इस गांव में लोग अपने कार्य को करने के लिए कम पैसों पर भी मजबूर क्यों हो जाते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित इस गांव में दैनिक मजदूरी 100 रुपये रखी गई है, किंतु उससे कम मजदूरी पर भी यहाँ के लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे पहली कहानी मैं आपको बताऊंगा सविता की कहानी। सविता एक महिला है, उसके घर पे खेती नहीं होती, किंतु वो पड़ोस के एक ऐसे किसान के पास खेती का काम करती है जिसके पास अधिक ज़मीन है 2 हेक्टेयर से। वो अपने जीवन यापन करने के लिए उस किसान से, जिसका नाम है तेज प्रताप सिंह, उनसे वो 24% प्रति मास की दर से रुपया उधार ले लेती है, जो कि बहुत अधिक है, बहुत अधिक ब्याज है। 100 रुपये पर 24 रुपये ब्याज देना बहुत अधिक है, किंतु मजबूरी है उसके साथ, वो ले लेती है। उसके बाद उसका जो ब्याज है वो बढ़ता जाता है, तो वो ब्याज नहीं चुकाने के लिए नहीं चुका पाती हैं ऐसे। तो इस मजबूरी का फायदा उठाकर तेज प्रताप जी के यहाँ वो अपनी नौकरी करती है और वो अपने परिश्रम के द्वारा उसकी खेती में जो काम करती है उसमें अपना ब्याज का रुपया कटवाती है और इस प्रकार से वो मजबूर हो जाती है। तो ऐसे कुछ मजबूरी वाले लोग भी इस गांव में रहते हैं। दूसरी कहानी बताता हूँ, मिसीलाल की कहानी। अब मिसीलाल भी इस गांव में रहते हैं, उनके पास भी अपनी खेती नहीं है, किंतु वो कुछ दूसरा धंधा चलाते हैं। जैसे उन्होंने एक गन्ना पेराई के लिए कोल्हू लगाया। आपने गांव में कोल्हू चलते हुए देखे होंगे, क्यों बच्चों? जैसे कि गन्ना पिलता है तो उससे गुड़ बनाते हैं। पहले ये काम चलता था बैलगाड़ी से, बैल कोल्हू चलते थे, उनसे गुड़ बनाते थे। वो आपके समय की बात नहीं है, हमारे समय की बात है। किंतु अब जो है इंजन से, बिजली से, ट्रैक्टर से ये कोल्हू चला जाते हैं और मिसीलाल इस काम का करता है। वो कोल्हू चलाता है, गन्ना खरीदता है और गुड़ बनाता है और पास की मंडी में गुड़ को बेच करके अपना धनार्जन करता है, अपना जीवन यापन करता है। तीसरी छोटी सी कहानी है करीम की कहानी। करीम भी इस गांव का रहता है और करीम थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण किए हुए है। अब आजकल कंप्यूटर का युग है, इसलिए लोग पहले गांव से दूसरे गांव में लगभग 3-4 किलोमीटर जाते थे और कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करते थे। किंतु करीम ने सोचा अपने बुद्धि ज्ञान से कि क्यों ना मैं अपने गांव में ही एक कंप्यूटर की दुकान खोल दूं, और उन्होंने अपने यहाँ साइबर कैफ़े खोल दिया। और उस पर जो आजकल के स्टूडेंट बाहर जाते थे गांव से, वो गांव में ही उसी के साइबर कैफ़े पर रह करके कंप्यूटर का काम करने लगे। उन्हें भी परिश्रम मिला और गांव से बाहर जाना बच गया। तो ये करीम ने अपने दिमाग से ऐसा सोच करके कंप्यूटर की शिक्षा के लिए और वहाँ अपना एक दुकान खोली, जिससे कि लोगों के वहाँ के रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भी फायदा हो गया और वो कंप्यूटर की शिक्षा बाहर न सीख करके अपने गांव में ही सीखने लगे। तो ये है पालमपुर गांव की कहानी। अब ये पालमपुर गांव की जो कहानी मैंने आपको बताई, इसके बारे में मैंने आपको पूरे पाठ को बताया समझा करके। जो बच्चों आपको याद करना है, वैसे मैंने आपको बताया था कहानी के रूप में सुनोगे तो याद होगी। कहानी है एक। तो अब ये पाठ मैंने आपको समझा दिया। अब इसी पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर जो पीडीएफ के द्वारा आपको भेजे जाएंगे और जो यूट्यूब में देख करके आपको अपने रजिस्टर में उतारना और रजिस्टर में अर्थशास्त्र में उतारना। ये अर्थशास्त्र का पहला पाठ है। इस प्रकार 9th क्लास में मैंने आपको अब चारों विषयों में, सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत 4 पार्ट्स आते हैं। इतिहास में एक पार्ट हो गया, भूगोल में एक पार्ट हो गया, नागशास्त्र में एक पार्ट हो गया और ये अर्थशास्त्र का एक पार्ट हो गया। चारों में एक एक पार्ट कंप्लीट हो गया है और मैं आशा करता हूं कि आपने वो काम पूरा ना कर लिया होगा। नहीं किया है तो अब पीडीएफ देख करके कर लें। जिनको कोई परेशानी है वो बताएं फ़ोन से, तो उनको पुराना काम भी भेज दिया जाएगा, क्योंकि कुछ के एडमिशन बाद में लेट हुए पंजीयन। तो अब इस प्रकार से आपको इसका अध्ययन करना, काम करना
और इसको याद भी करना, क्योंकि 20 जुलाई से आपके मासिक टेस्ट होने वाले हैं जो ऑनलाइन होंगे। आपको प्रश्न पत्र भेजा जाएगा, उसका उत्तर आप भेजेंगे, कॉपी रजिस्टर आपके चेक होंगे, तो इसलिए रजिस्टर आप कंप्लीट कर लें और उनको याद कर लें। ठीक, ओके, धन्यवाद।